नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी के 15 साल नौकरी में गुजारे हैं, वो भी अलग अलग कंपनियों में, तो रिटायरमेंट के बाद आप लोग को सरकार की ईपीएस स्कीम के तहत कितना पेंशन मिलेगा। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम ईपीएस पेंशन निकालने का फार्मूला समझाएंगे, बल्कि 2 स्टिक उदाहरण देकर आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सकेगा और खुद से घर बैठे हुए आप लोग अपना मंथली पेंशन निकाल सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी पेंशन कैलकुलेशन के लिए किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, खुद से ही अपना पेंशन कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ईपीएस और ईपीएफ दोनों में क्या अंतर है। जब दोस्तों आप नौकरी पे लगते हैं, उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से 12% आपके पीएफ अकाउंट में काट कर जमा किया जाता है। उसी तरह से कंपनी भी 12% का योगदान देता है, लेकिन कंपनी जो 12% देता है उसमें से 8.33% ईपीएस यानी कि पेंशन फंड में जमा हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो ही ये पेंशन फंड में जमा होएगा, क्योंकि ईपीएफओ ने लिमिट कर रखा है कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है उनका ही पीएफ कटेगा। उसका ज्यादा जिसका अगर सैलरी होता है तो उनका पीएफ नहीं कटता है। अगर वो अपने मर्जी से पीएफ कटवाना चाहते हैं तो पीएफ कटवा सकते हैं, लेकिन उनका पीएफ पेंशन में जमा नहीं किया जाएगा, केवल पीएफ में ही जमा किया जाएगा। और उसमें से जो बचता है वो बाकी का हिस्सा जो है वो प्रोवाइड फंड में चला जाता है। यानी कि ईपीएस में जो पैसा जमा हो रहा है उसी के आधार पर रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को पेंशन मिलता है। अब चलिए आपको बताता हूं कि ईपीएस में मंथली पेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला है पेंशन योग्य सेव अवधि, यानी कि ईयर जो होता है वो ईयर, गुणा में पेंशन योग्य सैलरी, और डिवाइज में 70। इन दोनों को गुणा करेंगे और 70 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पेंशन योग्य सेव अवधि दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने कितने साल काम किया है, और गुणा में पेंशन योग्य सैलरी दिया गया है, तो पिछले 60 महीने की औसत सैलरी जो होता है उसे यहाँ पे आपको दर्ज करना है, और डिवाइड में 70 दिया गया है, तो 70 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। अब ये आप सोच रहे हैं 70 कहाँ से आया है, तो दोस्तों ये 70 जो है, ये 70 ईपीएस स्कीम का एक गणितज्ञ बैलेंसिंगर फिंगर है। इससे ये तय होता है कि अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में 35 साल नौकरी की और वहां पे आपका पेंशन जमा किया गया है, तो आपको अपनी आखिरी सैलरी का करीब 50% पेंशन के रूप में मिले, इसलिए यहाँ पे 70 को डिवाइड के रूप में फिक्स किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को जब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी है राम, जिसने किसी कंपनी में 1 जनवरी 2010 को ज्वाइन किया और 31 दिसंबर 2024 को वो रिटायर हो गया। मतलब कुल सेव अवधि जो है उसका 15 साल हो गया। मान लीजिए अमित की पिछली 60 महीने की औसत सैलरी जो है वो 16,500 रुपये है, लेकिन ईपीएस के नियम के मुताबिक योग्य पेंशन अधिकतम सैलरी 15,000 पर मानी जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो उन्होंने कितने साल नौकरी किया, तो 15 साल नौकरी किया। सबसे पहले 15 लिखेंगे, उसके बाद गुणा में जो औसत बेसिक सैलरी जो है, जो माना गया है ईपीएफओ के मुताबिक, जो योग्य पेंशन के लिए सैलरी माना गया है वो 15,000 माना गया है, सेलिंग लिमिट 15,000 है, तो यहाँ पे गुणा में 15 लिखेंगे और इसको 70 से डिवाइड कर देंगे। 70 का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, तो 70 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3214 रुपये पर मंथ उसका जो है पेंशन बनेगा। प्रति महीना का जो पेंशन बनेगा वो 3214 रुपये बनेगा। यानी कि राम को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 3214 रुपये का पेंशन मिलेगा। अब चलिए दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लेडीज है रीना, उन्होंने 2002 में पहली बार कंपनी को ज्वाइन किया, फिर बीच में उन्होंने 3-4 नौकरी बदल दी, और हर बार जितनी बार उन्होंने नौकरी बदला उतनी बार उन्होंने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करके प्रेजेंट अकाउंट में कर लिया। 2022 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, मतलब टोटल जो है उन्होंने 20 साल जॉब किया। और अब मान लीजिए पिछले 60 महीने की औसत सैलरी जो है उसका 18,000 रुपये है, तो भी ईपीएस के नियम के अनुसार अधिकतम 15,000 रुपये ही मानी जाएगी। तो मान लीजिए उसकी औसत जो सैलरी है वो 18,000 रुपये, लेकिन ईपीएफओ के नियम के अनुसार उसकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये ही मानी जाएगी। तो पेंशन कैलकुलेशन जो किया जाएगा वो किया जाएगा, उन्होंने कितने साल जॉब किया, 20 साल, 20 लिखेंगे गुणा में 15,000, क्योंकि उनका 18,000 रुपये सैलरी था, लेकिन ईपीएफओ के नियम के अनुसार अधिकतम सैलरी जो है 15,000 रुपये होनी चाहिए, तभी पीएफ कटता है। तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे और इसको 70 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो 4,285 रुपये आता है, ये उनका प्रति माह जो है
पेंशन मिलने वाला है कि रीना जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद उन्हें 4285 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा, अगर रीना ने 2002 में पीएफ कटवाना स्टार्ट कर दिया था और उसका पेंशन में पैसा जमा होना स्टार्ट हो गया था, तो इसका कैलकुलेशन 2 भागों में किया जाएगा कि 2002 से 31 अगस्त 2014 तक अधिकतम सैलरी जो है वो 6500 रुपये मानी जाती थी। इसलिए इसका कैलकुलेशन 2 जगह पे किया जाएगा। 1 सितंबर 2014 से 2022 तक अधिकतम सैलरी को 15,000 रुपये कर दिया गया था और अभी जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक ये 15,000 रुपये ही है। इस केस में थोड़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, लेकिन टोटल जोड़कर पेंशन फाइनल निकल जाती है। और एक बात और है, एनसीपी डेज का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एनसीपी डेज क्या होता है, तो एनसीपी डेज का मतलब होता है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। वो दिन जब आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया, यानी कि जिस दिन आप जॉब पे नहीं गए उस दिन आपका पीएफ नहीं कटा। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 दिन की कोई लंबी छुट्टी ली और उस महीना जो आपकी सैलरी मिली उसमें से वो 10 दिन का पैसा आपको नहीं मिला, तो वो एनसीपी डेज कहलाएगा, क्योंकि उस 10 दिन का पीएफ का पैसा भी आपका नहीं कटा। जब 10 दिन की आपकी सैलरी नहीं मिली तो पीएफ कैसे कटेगा, तो वो एनसीपी डेज कहलाएगा। और जब पेंशन कैलकुलेशन किया जाता है तो इन दिनों को सेव अवधि में से घटा दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं क्यों लाखों लोगों को 1000 से कम पेंशन मिल रहे हैं या 1000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2014 से पहले ईपीएफ का मैक्स सैलरी कैंप 6500 रुपये था। तो जिन लोगों ने 2014 से पहले लंबी नौकरी की है उनकी पेंशन बहुत कम बनती है। उदाहरण के लिए किसी ने 1995 से 2014 तक ईपीएस में कंट्रीब्यूशन किया और 2015 में वो रिटायर हो गया, तो उनकी पेंशन शायद 800 रुपये या 1000 रुपये के आसपास बनती होगी। हालांकि सरकार ने इसको लेकर हायर पेंशन स्कीम का विकल्प भी दिया था, लेकिन यह सीमित समय के लिए खुला था। कुछ टाइम के लिए फॉर्म लिया गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। हालांकि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की मांग सरकार से की जा रही है और अभी तक तो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी मांगे अगर पूरी होती है और उनकी मांगे है 7500 रुपये प्लस में डीए प्लस में मेडिकल की सुविधा, अगर ये मांगे पूरी हो जाती है तो आने वाले टाइम में उनका भी पेंशन बढ़कर मिलेगा। लेकिन फिलहाल 2014 तक जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर रिटायर हुए हैं उस टाइम में वेज सैलरी लिमिट जो है वो कम था, 6500 रुपये था, जिसकी वजह से उनको कम पेंशन मिल रहे हैं। अब जो है वेज सैलरी लिमिट 15,000 रुपये है, तो अब जो अगर कोई पेंशन रिटायरमेंट होता है तो उनको जो है थोड़ा बढ़कर पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपना पेंशन कैलकुलेशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।